वीडियो में। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का दोस्तों न्यू सिलेबस आ गया है, वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चैप्टर सी का ये परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों पहले आपने क्या पढ़ा था? पहले आपने संख्याएं पढ़ी थी, कुछ वो संख्याएं थी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। 3 संख्या आप पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तथा अनंत पर खत्म होती है। 1 2 3 अनंत तक जितनी संख्याएं होती है ना, वो सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या में केवल 0 ऐड होता है। प्राकृत संख्या में 0 केवल शामिल होता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी हो गई दोस्तों? 0 1 2 3 और अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या। दोस्तों अब हमने एक पूर्णांक संख्या और पढ़ी थी। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है, यानी 0 से शुरू, यानी माइनस अनंत से शुरू और बीच में 0 और अनंत पर खत्म। यानी जो सारी की सारी पूर्ण संख्या हो गई 0 1 2 3 4 अनंत, तो सारी पूर्ण संख्या हो गई, वो भी पूर्णांक संख्या में आती है। और -1 -2 -3 माइनस अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से शुरू होती है तथा प्लस अनंत तक चलती है। दोस्तों आज हम एक नई संख्याएं पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं कहते हैं किसे हैं? पहले तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है? p और q जहाँ पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों यदि q 0 के बराबर हो गया, देखो यदि q 0 के बराबर हो गया तो p बटा q के रूप में लिखना है, और नीचे अगर 0 हो गया p बटा 0 तो ये संख्या अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, जिससे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह शर्त है q को 0 के बराबर नहीं लिख सकते। तो दोस्तों ये शर्त परिमेय संख्या क्या शर्त है? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि q 0 के बराबर हो गया तो q बराबर 0 और p बटा 0 और किसी भी संख्या के नीचे हर में अगर 0 आ जाए तो वह संख्या अनंत हो जाती है। उदाहरण देख लो दोस्तों, जैसे कि आधा 1/2 पाव 1/4 3 चौथाई 3/4, ये संख्या सारी परिमेय संख्या होती है दोस्तों। 7/2 4/5, तो दोस्तों ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के उदाहरण है। और भी उदाहरण ले सकते हो दोस्तों आप। पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है तथा परिमेय संख्या में p अंश। दोस्तों पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है पूर्णांक परिमेय संख्या? तो देखो दोस्तों कोई भी पूर्णांक ले लो, ये रहा पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? माइनस अनंत से अनंत होता है। तो माइनस अनंत से अनंत तक कोई भी संख्या ले लो, मान लो -7 लिया तो -7 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ दोस्तों परिमेय संख्या। इसमें हर में क्या है? इसके हर में क्या है? 1। दोस्तों कोई भी संख्या हो उसके हर में हमेशा 1 होता है, तो सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होगी। जैसे दोस्तों 7 ले लो तो 7 के नीचे 1, हर में क्या है? 1, तो इसे p बटा q में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p बराबर 7 हो गया और q बराबर 1 हो गया। तो दोस्तों पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। आगे परिमेय संख्याओं में p क्या है? p क्या है दोस्तों? p अंश के रूप में और q हर के रूप में। तो दोस्तों p बटा q में p क्या है? अंश, और q क्या है? हर है। तो दोस्तों अपठ्य तो संख्याओं के अपठ्य हम संख्याओं के गुणधर्म। तो संख्या के कौन से गुणधर्म? तो दोस्तों पहले तो याद रखो संख्या कौन सी है। तो संख्या कौन सी बताई थी? अभी बताई थी ना। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और प्राकृत संख्याएं। दोस्तों पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में केवल 0 का अंतर है। इसमें 0 ऐड हो जाए, यदि इसमें 0 ऐड हो जाए तो वही संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या और 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या। तो दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या में गुणधर्म। तो दोस्तों जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनके लिए हम सारे गुणधर्म पढ़ेंगे और इनको
सारे को क्या बोलते हैं, संक्रिय बोलते हैं एक साथ। तो जोड़ की संक्रिया के लिए पढ़ेंगे और घटाव की संक्रिया के लिए, गुणा की और भाग की संक्रिया के लिए हम क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला गुणधर्म होता है समृद्ध गुणधर्म। तो समृद्ध गुणधर्म क्या होता है दोस्तों, ये देखो पहले जोड़ के लिए पढ़ते हैं। जोड़ के लिए समृद्ध गुणधर्म। तो दोस्तों दो पूर्ण संख्या लो, कोई सी भी पूर्ण संख्या लो, 2 5 7 + 5 जोड़ो दोनों को, 7 और 5 12। तो 12 जो संख्या प्राप्त हुई वह क्या पूर्ण संख्या है, हाँ वह 12 पूर्ण संख्या है, 0 और अनंत के बीच में आती है। तो दोस्तों 7 एक पूर्ण संख्या ली और दूसरी पूर्ण संख्या ली, जोड़ दो क्या है 12। तो 12 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों ये जोड़ के लिए समृद्ध गुणधर्म लागू होता है। यदि यहाँ पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती तो समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं होता। ये तो जोड़ के लिए समृद्ध गुणधर्म लागू है। समृद्ध गुणधर्म लागू है। दोस्तों बाकी के लिए देखते हैं, बाकी या घटाव के लिए, तो दोस्तों क्या ये समृद्ध गुणधर्म बाकी या घटाव के लिए भी लागू है, होता है या नहीं होता है, चलो देखते हैं। तो कोई सी भी दो पूर्ण संख्या लो, ले ली दो पूर्ण संख्या, मान लो 2 ली और 3 ली, ले ली दो पूर्ण संख्या। तो अब अगला क्या कह रहा है कि घटाव के लिए, ये जोड़ के लिए कह रहा था, ये घटाव के लिए। तो दोस्तों घटा दो, घटा दिया क्या है, 2 से 3 गया, 2 से 3 जाता है क्या, जाता है, माइनस का 1 जो बड़ी संख्या होती है ना उसका चिन्ह काम में लेते हैं। तो दोस्तों -1 पूर्ण संख्या है क्या, -1 पूर्ण संख्या है क्या। तो दोस्तों -1 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, -1 पूर्णांक होता है, -1 पूर्णांक हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या। तो प्राप्त क्या हुआ, -1। यदि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती तो समृद्ध गुणधर्म लागू हो जाता, लेकिन प्राप्त क्या हुआ -1 और -1 क्या है, पूर्णांक। तो घटाव के लिए समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं है। तो दोस्तों जोड़ के लिए तो लागू है, क्यों लागू है, क्योंकि दो संख्या ली, पूर्ण संख्या लेनी है, पूर्ण संख्या में चेक करना, दोनों जोड़ दिया, पूर्ण संख्या प्राप्त है, तो समृद्ध गुणधर्म लागू हो गया। यही दोस्तों समृद्ध गुणधर्म में दो संख्या लो, यदि संख्या वापस उसी संख्या में आ रही है तो समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं तो नहीं है। इसी प्रकार घटाव के लिए देखते हैं। तो घटाव के लिए 2 से 3 गया, -1 प्राप्त हुआ। दोस्तों -1 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती। तो घटाव के लिए समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं है। यदि यहाँ पर संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती तो दोस्तों समृद्ध गुणधर्म लागू हो जाता, नहीं तो समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं है। तो दोस्तों गुणन संक्रिया के लिए देखते हैं। गुणन संक्रिया, गुणन के लिए क्या गुणन के लिए लागू है, तो देखते हैं दोस्तों। दो कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, गुणा करो 6 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों 6 क्या पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, हाँ 6 एक पूर्ण संख्या है, 6 एक क्या है, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों 6 एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया और वापस पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, तो समृद्ध गुणधर्म लागू है, समृद्ध गुण लागू है। आगे दोस्तों भाग के लिए देखते हैं। भाग के लिए क्या, भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म लागू है। तो दोस्तों कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लो, मान लो 5 लिया और 2 लिया, भाग दो कितने हैं, 5/2। तो 5/2 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, 5/2 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती। 5/2 परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने सीखा था ना अभी, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ ऊपर वाला p हो गया और नीचे वाला q, ये अंश और ये हर। तो दोस्तों क्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या प्राप्त हुई, न कि पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती तो समृद्ध गुणधर्म लागू हो जाता, लेकिन पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई। तो भाग के लिए पूर्ण संख्या
नहीं है। तो दोस्तों अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा समवर्त गुण। समझ गए समवर्त गुण क्या होता है, जोड़ में कैसे लागू करना है, बाकी में कैसे करना है, गुणा में कैसे करना है और भाग में कैसे करना है। जोड़ के लिए कोई भी दो परिमेय संख्या कोई भी दो पूर्ण संख्या लो, यदि वापस पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो वो जोड़ के लिए क्या है, समवर्त है। इसी प्रकार ऐसे होगा। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म पूर्ण संख्या के लिए। तो दूसरा गुणधर्म कौन सा है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। तो दोस्तों क्रम विनिमयता वैसे करना है, चार संख्याएं लेनी है प्लस माइनस और गुणा और भाग, चारों में क्रम विनिमयता दर्शानी है कि पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय है या नहीं है। तो दोस्तों दो संख्या ले लो, दो कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, तो 2 और 3 ले ली, दोनों पूर्ण संख्या जोड़ो दोस्तों। जोड़ के लिए जोड़ संख्या जोड़ लगा रही है इनमें से, तो जोड़ के लिए क्या क्रम विनिमय है या नहीं। तो दो संख्या ले लो दोस्तों, दोनों को जोड़ो, 3 और 2 कितने हैं, 5। अब इन्हीं संख्या को उल्टा कर दो, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 ले आओ, तो 3 ले आया भाई, ये ले, और 2 को इधर ले आया। अब जोड़ो, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या आया, बराबर आया। तो क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय पूर्ण संख्या में लागू है, पूर्ण संख्या में लागू है। दोस्तों क्रम विनिमय में कुछ नहीं करना है, क्रम विनिमय में दो संख्याएं लेनी है और उसमें आपने कोई भी संख्या लगानी है, चाहे जोड़ लगाओ, चाहे माइनस, चाहे गुणा, चाहे भाग, और बाद में उनको उनके क्रम को क्या करना है, चेंज। क्रम विनिमय, क्रम को विनिमय करना है, क्रम को चेंज करना है। तो दोस्तों क्रम को चेंज किया, यदि आंसर बराबर आता है, यदि आंसर बराबर आता है तो क्रम विनिमय पूर्ण संख्या में लागू होगा, यदि आंसर बराबर नहीं आता है तो लागू नहीं होगा। तो दोस्तों जोड़ के लिए आपने देखा अभी क्रम विनिमय पूर्ण संख्या है या नहीं, देख लो। पहले दो संख्या लो और बाद में भाई दोनों का क्रम चेंज करना है, और यदि उत्तर बराबर आता है तो क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है। अब घटाव के लिए जोड़ के लिए देखा, घटाव के लिए, माइनस के लिए। तो दोस्तों कोई भी दो संख्या लो, मान लो यही दो संख्या ले ली, दोनों पूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 3 ले ली। अब घटा दो दोनों, 2 में से 3 गया, कितने बचा, -1 बचा। अब दोनों का क्रम चेंज कर दो, इसमें भी क्रम चेंज किया था, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें भी क्रम चेंज कर दे, तो 3 में से 2 चला गया, कितना बचा, 3 से 2 गया 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखो -1 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो दोनों में आंसर बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यदि आंसर बराबर नहीं है तो संख्या क्या होगी, एक दूसरे की परिमेय संख्या नहीं होगी, तो क्रम विनिमय लागू नहीं होगा, क्रम विनिमय लागू नहीं है। दोस्तों कैसे करना है समझ गए। क्रम विनिमय में कोई भी दो संख्या लेनी है और संख्याओं में संख्या लगाने, चाहे जोड़ के लगो चाहे बाकी के लगो। यदि दोनों में आंसर बराबर आता है तो क्रम विनिमय है, यदि दोनों में आंसर बराबर नहीं आता तो क्रम विनिमय नहीं है। तो घटाव के लिए पूर्ण संख्या क्रम विनिमय कभी भी नहीं होती है। आगे दोस्तों गुणन के लिए देखते हैं। गुणा के लिए तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, गुणा के लिए क्रम विनिमयता चेक करनी है और पूर्ण संख्या के लिए चेक करनी है। तो दो पूर्ण संख्या लो, मान लो 7 ले ली और 5 ले ली, इन दोनों को गुणा करो। गुणन के लिए चेक करें तो गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पंजे 35, 5 आया 35। अब इनका क्रम चेंज करना है, क्या करना है, क्रम चेंज करना है, कर दो भाई क्रम चेंज। तो 5 आगे आ जाएगा और 7, 5 की जगह 7 और 7 की जगह 5, क्रम चेंज कर दिया। अब इनको गुणा करो तो भी 35 आएगा, आ रहा है 35। तो इनके क्रम को चेंज करने के बाद भी आंसर समान आ रहा है, तो गुणा के लिए क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब दोस्तों भाग के लिए चेक करते हैं, भाग के लिए। तो दोस्तों भाग के लिए देखते हैं क्रम विनिमय है या नहीं है। तो दोस्तों कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लो, पूर्ण संख्या कोई सी भी हो सकती है। तो
भाग दे दो 2/5। यदि 2 में 5 का भाग दो तो 2/5 प्राप्त होता है। अब इनका क्रम चेंज कर दो, क्रम इनमें क्या देता है, क्रम चेंज कर दो। तो क्रम चेंज किया तो 5 यहाँ गया और 2 यहाँ गया, और बीच में भाग की संक्रिया चल रही है तो भाग की संक्रिया चलने दो। तो दोस्तों 5/2 आ गया। तो दोस्तों ये है 2/5 और ये है 5/2। दोनों संख्याएं अलग अलग दोस्तों दिख रही सेम है, लेकिन देखो इसका अंश और इसका हर समान दिख रहा है, दोनों बराबर कभी नहीं होती है। 2/5 और 5/2 अलग अलग संख्याएं। तो दोस्तों हमें संख्या कैसी प्राप्त हुई, हमें संख्याएं अलग अलग प्राप्त हुई। तो दोस्तों अलग अलग प्राप्त हो गई तो क्रम विनिमय है या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो भाग के लिए पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नहीं होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या में तीसरा गुण कौन सा होता है दोस्तों, साहचर्य। तो दोस्तों साहचर्य के लिए 3 संख्याएं लेनी है। मान लो एबीसी कोई संख्या है तो 3 संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमय में 2 संख्या ली और इसमें 3 संख्या लेनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों जोड़, बाकी और गुणा और भाग, इन संक्रियाओं के लिए देखना है कि पूर्ण संख्या साहचर्य है या साहचर्य नहीं है। तो दोस्तों जोड़ के लिए देखते हैं। जोड़ के लिए तो पूर्ण संख्या में से 3 संख्या उठा लो, कोई सी भी पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 से अनंत के बीच में कोई भी 3 संख्या उठा लो। मान लो 2 उठाया, बाद में 3 और 5, 3 संख्या हमने ले ली। किससे ली, पूर्ण संख्या से ले ली। तो जोड़ के लिए तो जोड़ संख्या लगा दो बीच में। अब दोस्तों देखो साहचर्य क्या होता है, यदि मैं इनको जोड़ू पहले तो 5 और 3 क्या होता है, 8 हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाद में 2 को जोड़ू, पहले मैं इन 2 को जोड़ा, मैंने इन 2 को जोड़ा, क्या आया 8 आया। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ 2, तो कितना आया 10 आया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 10 आ गए। अब दोस्तों 3 संख्या वापस वही 3 संख्या, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैंने इन 2 को जोड़ा, अब मैं इन 2 को जोड़ रहा हूँ, जोड़ दो इन 2 को। हाँ अब मैं इन 2 को जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों 3 और 2 कितने होते हैं, 5 हो गए, और ये 5 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 और 5 कितने होते हैं, तो 5 और 5 10 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यदि 3 संख्याएं ली मैंने और पहले 2 संख्याओं को जोड़ा और बाद में 1 संख्या को ऐड की, यदि मैं इस बार दूसरी 2 संख्याओं को जोड़ता हूँ और बाद में तीसरी संख्या को ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर बराबर आ रहा है। तो दोस्तों यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, यदि a प्लस b प्लस c तीनों के पूर्ण संख्या हैं और यदि इन 2 का जोड़ इन 2 के जोड़ के बराबर हो, पहले इनको जोड़ लो भाई, बाद में इसको ऐड कर, और पहले इसको जोड़ ले, बाद में इसको ऐड कर। यदि बराबर आ रहा है तो साहचर्य है, नहीं तो साहचर्य नहीं है। तो दोस्तों ये बराबर आ रहा है, तो जोड़ के लिए पूर्ण संख्या क्या होती है, साहचर्य होती है। तो साहचर्य गुण लागू है। तो दोस्तों साहचर्य गुण लागू होगा पूर्ण संख्या के लिए। अब देखते हैं घटाव के लिए, माइनस के लिए। घटाव के लिए तो दोस्तों क्या माइनस में साहचर्य होता है पूर्ण संख्या, देखते हैं। कोई भी 3 संख्या लो, मान लो 2 ले लिया, 3 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का चिन्ह लगा दो, लगा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्या थी, 2 बार लिखी और माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब पहले इनको जोड़ो, पहले इनको घटाओ, तो कितना बचा, 2 से 3 गया -1, अब -5 -1 आया। अब इसमें पहले इन 2 को घटाओ और बाद में इसको घटाओ। तो दोस्तों 3 से 5 गया, कितना जाएगा, 3 और 5 -8, ये माइनस का चिन्ह चल रहा है, 3 - 5। पहले 3 में से 5 घटाओ और बाद में 2 में से घटाओ। तो
दोस्तों 3 से 5 गया, 3 से 5 गया, -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, आपने बताया तो +2 और 2 और 2 4। तो दोस्तों पहले यदि मैं इनको घटाऊं बाद में इसको घटाऊं तो -6 प्राप्त हो रहा है, और यदि मैं पहले यदि मैं इनको घटाऊं और बाद में इसमें से घटाऊं तो 4 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है, इसमें -6 प्राप्त हो रहा है, इसमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों दोनों बराबर नहीं है तो साहचर्य का नियम लागू नहीं होता। तो घटाव के लिए साहचर्य लागू नहीं है। तो दोस्तों गुणन के लिए क्या गुणन के लिए साहचर्य लागू होता है? अभी देखते हैं होता है नहीं होता है। 3 संख्या लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, 3 संख्या लेनी, 2 3 5 गुणा कर दो, 2 3 5। इसमें पहले इसको गुणा करो, बाद में इसको गुणा करो, और इसमें पहले इन दो को गुणा करो और बाद में 2 से गुणा करो। तो दोस्तों देखते हैं 2 गुणा 3 6 गुणा 5 तो 6 गुणा 5 कितने? 30 कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इन दो को गुणा करते हैं, ये 2 चलता है कोई दिक्कत नहीं, तो 3 को 5 से गुणा करो 15, अब 2 से 15 गुणा करो तो 30। तो दोस्तों आंसर क्या है? बराबर। यदि इन दो को मैं गुणा करूं और बाद में इससे गुणा करूं तो भी आंसर सेम आ रहा है। यदि मैं इन दो को गुणा करूं और बाद में इसको गुणा करूं तीसरे को तो भी आंसर 30 आ रहा है। तो दोस्तों दोनों में आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो गुणा के लिए क्या है? तो गुणा के लिए साहचर्य है। तो दोस्तों अब देखते हैं भाग के लिए क्या दोस्तों भाग के लिए साहचर्य है या नहीं है? पूर्ण संख्या देखते हैं। घंटा कुछ नहीं है, 3 संख्याएं लेनी है, 3 संख्याएं ले ली, उसमें भाग संख्याएं देख रहे हैं, भाग के लिए देख रहे हैं तो भाग वाली संख्याएं लगा दो और 2 का ग्रुप बना दो। पहले इन दो का भाग करो और बाद में इन 2 का भाग करो। तो दोस्तों देखते हैं पहले इन 2 का भाग किया तो 2 भाग 3 और भाग में चल रहा है 5, कोई दिक्कत नहीं है। इधर दोस्तों यदि इन 2 का भाग किया तो 2 भाग 3/5 और 3 में 5 का भाग दिया 3/5। पहले इन 2 का भाग दिया बाद में इन 2 का, ये 2 चल रहा है, ये 5 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसका भाग दो तो परिमेय संख्या का भाग कैसे देते हैं? परिमेय संख्या में जो संख्या होती है उनका भाग कैसे देते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं, 1/5 कर दिया और गुणा में लिख देते हैं तो 2/15। तो इसका आंसर है 2/15। और इसमें ऐसे करेंगे गुणा के लिए क्या, भाग के लिए क्या करते हैं? इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं, गुणा इसको उल्टा कर दो 5/3 गुणा करो 2 से 5 गुणा हुआ 10/3। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है 10/3। दोस्तों ये चीज हम आगे भी सीखेंगे, ये हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या की जोड़ बाकी गुणा भाग चारों चीज अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल समझना भाग के लिए ये साहचर्य लागू होता है या नहीं होता। तो दोस्तों 2/15 आया और 10/3 आया। तो दोस्तों दोनों क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो भाग के लिए संख्या साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं